नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम जानेंगे महाकुंभ की कहानी के अंतर्गत उस कहानी को जो कहानी आपको ये बताएगी कि भारत में कैसे राजनीतिक दशा और दिशाएं निर्धारित हुई थी और किस प्रकार से प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ की वजह से बवाल हुआ और फिर उसके बाद कई लोग उसमें मारे जाते हैं। साल 1954 का दिन था। आज़ाद भारत का पहला कुंभ इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में लगा हुआ था। 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। लाखों लोग स्नान के लिए संगम घाट पर पहुंच चुके थे और लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से चारों तरफ कचड़ा, कीचड़ और फिसलन बना हुआ था। सुबह के करीब 8 से 9 बज रहे होंगे। मेले में ये खबर फैली कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। फिर क्या, अपने चहेते प्रधानमंत्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। उमड़ नहीं, टूट पड़ती है। अपनी तरफ भीड़ आती देख नागा सन्यासी तलवार और त्रिशूल लेकर लोगों को मारने दौड़ पड़े। नागाओं को लगा कि उनके ऊपर हमला हो रहा है। इस भगदड़ में जो एक बार गिरा वो फिर उठ ही नहीं सका। जान बचाने के लिए लोग बिजली के खंभों से चढ़कर तारों पर लटक गए। भगदड़ में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोई हादसा हुआ ही नहीं, लेकिन एक फोटोग्राफर ने चुपके से तस्वीरें खींच ली थी। अगले दिन अखबार में वो तस्वीरें जब छपी तो राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। संसद में नेहरू को बयान देना पड़ा कि 65 साल बाद 2019 में पीएम मोदी ने उस हादसे के लिए नेहरू को जिम्मेदार भी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस हादसे का याद दिलाया था। उसी हादसे को भी आज हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सरकार जो थी तैयारियों में लगी थी, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका था और आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ लगा था। सरकार किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि अच्छे से सारे काम हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज भी लेना था, जैसे आज की सरकार ले रही है। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए। बुलडोजर से ऊबड़ खाबड़ जमीनों को समतल करना शुरू किया गया। सड़कों पर बिछी रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बनाए गए। पहली बार कुंभ में बिजली के खंभे लगाए गए। करीब 1000 खंभे, 9 अस्पताल खोले गए ताकि कोई बीमार पड़े या हादसे का शिकार हो तो उसे फौरन मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की जा सके। कुंभ में 40 से 50 लाख लोगों के शामिल होने का उस समय अनुमान था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी कुंभ पहुंच चुके थे। राजेंद्र प्रसाद ने तो महीने भर संगम क्षेत्र में कल्पवास भी किया था। मैं नेहरू का साया था एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं राजगोपाल। उनकी इस पुस्तक में लिखा है कि उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा कि इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने तब जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। यह सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। क्यों? अब इस बात का क्या अर्थ निकलता है ये आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पुस्तक में लिखा हुआ है। राम गोपाल पीवी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि उस रोज़ सुबह नेहरू नाव में बैठे, उनके परिवार के लोग भी साथ में थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर खुद के ऊपर गंगा पानी का आचमन तक नहीं किया, यानी कि उसका छिड़काव भी नहीं किया। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपे। मुखर्जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन स्नान के लिए संगम पहुंचे। ज़्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए। मैं संगम चौकी के पास एक टावर पर खड़ा हुआ था। करीब 10 से 20 बजे की बात है। स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया था। आम लोगों के साथ साथ हजारों नागा साधु घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ऊंट सब घंटों इंतजार करते रहे। दोनों तरफ जन सैलाब जम गया था। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी योजना के भीड़ को छोड़ दिया गया। भीड़ बैरिकेड तोड़कर घाट की तरफ
जाने लगी। उसी रोड पर दूसरी छोर से साधुओं का जुलूस निकल रहा था। भीड़ और साधु संत आमने सामने आ गए। जुलूस बिखर गया। बैरिकेड की ढलान से लोग ऐसे गिरने लगे जैसे तूफान में खड़ी फसलें गिरती हैं। जो गिरा वो गिरा ही रह गया, कोई उठ नहीं सका। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। कई लोग तो गहरे कुएं में गिर गए। मुखर्जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मैंने देखा कि कोई 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए जा रहा था। कोई बिजली के तारों पर झूल कर खुद को बचा रहा था। उसकी तस्वीर खींचने के चक्कर में मैं भगदड़ में गिरे हुए लोगों के ऊपर गिर गया। मेरे अखबार के साथी डरे हुए थे कि मैं भी हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। दोपहर करीब 1 बजे मैं दफ्तर पहुंचा तो अखबार के मालिक ने मुझे गोद में उठा लिया। वे जोश में चीख पड़े, नीपू हैज़ कम बैक अलाइव, नीपू जिंदा लौट आया है। तब मैंने उनसे कहा कि मैं हादसे के फोटोग्राफ भी लेकर आया। सरकार ने कहा कि हादसे में कुछ भिखारी ही मरे हैं, सैकड़ों लोगों के मरने की खबर गलत है। मैंने अधिकारियों को हादसे की तस्वीरें दिखाई जिसमें महंगे गहने पहनी महिलाएं भी थीं जो इस बात का तस्दीक कर रही थी कि अच्छे बैकग्राउंड वाले भी लोग कुचल कर मरे हैं। प्रयाग के सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं कि 80 के दशक में दादा मुखर्जी ने मुझे 1954 कुंभ में मची भगदड़ का किस्सा सुनाया था। भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। आज़ादी के बाद पहला कुंभ था, इसलिए सरकार के लिए यह साख का भी सवाल था। 4 फरवरी 1954 को अमृत बाजार पत्रिका नाम के अखबार में हादसे की खबर छपी। एक तरफ भगदड़ में लोग मारे गए और दूसरी तरफ खबर में आया भी नहीं। राजभवन में राष्ट्रपति के स्वागत में एक पार्टी रखी गई थी जिसकी तस्वीर अखबार में छपी और कुंभ मेले की तस्वीरें गायब हो गई। यूपी सरकार ने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अखबार में गलत खबर छपी, इसका खंडन छापना चाहिए। जब वो तस्वीरें अखबार में छपती हैं जो पत्रकार ने खींची थी भगदड़ में, उस तस्वीरों के लिए माफीनामा जारी करवाया गया। एन मुखर्जी ने हादसे की खबर तो छाप दी थी, लेकिन सरकार का दबाव था कि कुछ हुआ ही नहीं। एक पत्रकार के नाते उन्हें इसका सबूत पेश करना था। अगले दिन वे फिर से मेले में पहुंच गए। मुखर्जी ने देखा कि प्रशासन शवों का ढेर बनाकर उसमें आग लगा रहा था। किसी भी फोटोग्राफर या पत्रकार को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद थी। बारिश हो रही थी। एन मुखर्जी एक गाँव वाले की वेशभूषा में छाता लिए वहाँ पहुँचे। उनके हाथ में खादी का झोला था जिसके भीतर उन्होंने छोटा सा कैमरा छिपाया हुआ था। झोले में उन्होंने एक छेद कर रखा था ताकि कैमरे का लेंस ना ढक पाए। फोटोग्राफर एन मुखर्जी ने पुलिस वालों से रोते हुए कहा कि मुझे आखिरी बार अपनी दादी को देखना है। वे सिपाहियों के पैर पर गिर पड़े, उनसे मिन्नतें करने लगे कि आखिरी बार मुझे दादी को देख लेने दो। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें इस शर्त पर जाने की छूट दी कि वे जल्द लौट आएंगे। वे तेजी से शवों की तरफ दौड़े, अपनी दादी को ढूंढने का नाटक करने लगे। इसी दौरान उन्होंने गिरते संभलते जलती हुई लाशों की फोटो खींच ली। अगले दिन अखबार में जली हुई लाशों की फोटो छपी। खबर पढ़कर यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पत्रकार को गाली देते हुए कहा था, कहाँ है वह फोटोग्राफर। 1989 में छपी छायाकृति मैगजीन में भी इस किस्से का जिक्र है। इस भगदड़ पर एक फिल्म भी बनने वाली थी। प्रयागराज और कुंभ किताब में निर्मलेंदु लिखते हैं कि बांग्ला के मशहूर उपन्यासकार शमशेर बसु ने इस हादसे पर अमृत कुंभ की खोज में नाम से एक उपन्यास लिखा। 1955 में यह उपन्यास कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बांग्ला अखबार आनंद बाजार में धारावाहिक रूप में पब्लिश हुआ। इस उपन्यास की शुरुआत लोगों से खचाखच भरी एक ट्रेन से होती है जो प्रयाग स्टेशन से निकलकर इलाहाबाद की ओर रवाना होती है। बस कुछ मिनटों का सफ़र बाकी है, लोग जोश में आकर भजन गाना शुरू कर देते हैं। ट्रेन की छत पर बैठे लोग नारे लगाने लगते हैं। ट्रेन रेंगते रेंगते इलाहाबाद में दाखिल होती है और मुसाफिरों की भीड़ इस तरह बाहर निकलने के लिए बढ़ती है जैसे किसी ब्लैक होल से निकल रही हो। बलराम जो अपना रोग छुड़ाने 100 साल की उम्र मांगने स्नान के लिए जा रहा था, लोगों के पैरों तले कुचल कर मारा जाता है। किताब के मुताबिक मशहूर फिल्मकार विमल रॉय इस उपन्यास पर एक हिंदी फिल्म बनाना चाहते थे। गीतकार गुलजार उनके सहायक थे। गुलजार इस फिल्म की पटकथा भी लिख रहे थे। फिल्म पर टुकड़ों टुकड़ों में काम चलता रहा। दूसरे मेले में जाकर कुछ आउटडोर शूटिंग भी कर ली गई। 1962 की सर्दियों में फिल्म रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसी बीच विमल रॉय बीमार पड़ गए। एक दिन उन्होंने गुलजार और सीनियर कैमरामैन कमल बोस से कहा, मैं इलाहाबाद नहीं जा सकूंगा, तुम लोग जाओ मेले में शॉट्स ले आओ।
इलाहाबाद जाने के पहले ही गुलजार को पता चला कि बिमल रॉय को कैंसर हो गया है। खैर वे लोग दुखी मन से इलाहाबाद जाकर शूटिंग करने लगे। बिमल रॉय की बीमारी की बात जानने के बाद उनके सहयोगियों का मनोबल डाउन हो गया। उनके मन में डर बैठ गया था कि कहीं फिल्म ठंडे बस्ते में न चली जाए। शूटिंग करके सभी लोग बम्बई लौट आए। रॉय की सेहत पहले से भी खराब हो गई। एक दिन उन्होंने गुरुवार को गुलजार को बुलाकर पूछा, तुम अमृत कुंभ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो कि नहीं? और गुलजार को खामोश देखकर उन पर बिगड़ गए। बोले, तुमसे कहा था कि उपन्यास में बलराम की मौत बहुत जल्दी दिखाई गई है, वो मंजर वहाँ से हटाकर मेले में ले जाओ। गुलजार खामोश रहे। वे फिर कहने लगे, कल से रोज शाम को स्क्रिप्ट पर चर्चा होगी। हर दिन स्क्रिप्ट पर चर्चा चलती रही, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। 8 जनवरी 1965 को बिमल रॉय का निधन हो गया। आखिरकार फिल्म ठंडे बस्ते में चली जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि हादसे के दिन पंडित नेहरू कुंभ में मौजूद नहीं थे। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट में हादसे के वक्त मौजूद रहे नरेश मिश्र ने बताया था कि नेहरू हादसे से ठीक एक दिन पहले प्रयाग आए थे। उन्होंने संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया और दिल्ली लौट गए, लेकिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संगम क्षेत्र में ही थे और सुबह के वक्त किले के बुर्ज पर बैठकर 10 नामी सन्यासियों का जुलूस देख रहे थे। हालांकि कई लेखक, पत्रकार और खुद नेहरू ने भी संसद में माना कि वे हादसे के वक्त कुंभ में मौजूद थे। 15 फरवरी 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा, मैं किले की बालकनी में था, वहां से खड़े होकर कुंभ देख रहा था। यह अनुमान लगाया गया था कि कुंभ में 40 लाख लोग पहुंचे थे। बहुत दुख की बात है कि जिस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, वहां ऐसी घटना हो गई और कई लोगों की जान चली गई। पिलग्रिमेज एंड पावर, द कुंभ मेला इन इलाहाबाद फ्रॉम 1776-1954 में कामा मैकलिन ने भी हादसे के वक्त नेहरू के कुंभ में मौजूद रहने की बात लिखी है। कामा मैकलिन ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रोफेसर रह चुकी थी। कामा मैकलिन लिखती हैं कि हादसे के बाद यूपी सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस कमलाकांत वर्मा, यूपी सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर पन्ना लाल और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर एसी मित्रा शामिल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सारा दोष मीडिया पर मढ़ दिया। कमेटी ने कहा था कि कुंभ में मुख्य स्नान के दिन वीआईपी और वीवीआईपी को नहीं जाना चाहिए। छिदनी देवी नाम की एक महिला का पूरा परिवार हादसे में खत्म हो गया था। उसने सरकार से मुआवजे की मांग की। कमेटी ने उसकी मांग खारिज कर दी। वर्मा ने कहा, तीर्थ यात्री मेले में करो या मरो की भावना से शामिल हुए थे। कमेटी की जांच से कई लोग खुश नहीं थे। इलाहाबाद के कुछ लोगों ने हादसे की जांच के लिए खुद ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इस कमेटी ने सरकार से आग्रह किया कि जांच में डॉक्टर अंबेडकर और फ्रीडम फाइटर HN कुंजरू जैसे लोगों को शामिल किया जाए, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं हुई। 1 मई 2019 की बात करें तो फिर से देश का एक प्रधानमंत्री कुंभ में पहुंचता है। 1 मई 2019 जगह उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुंभ के मेले में आए थे। तब अव्यवस्था के चलते कुंभ में भगदड़ मच गई। सैकड़ों लोग कुचलकर मारे गए, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए खबर दबा दी गई। भाइयों बहनों, यह सिर्फ भगदड़ नहीं थी। ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिया। वैसे मैंने अभी बोला कि एक और प्रधानमंत्री कुंभ नहाने आया था, तो आया था नहीं, आने वाला है। तो चलिए, एक ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कुंभ में आए थे उस समय, लेकिन वो गंगा नहाए थे या नहीं नहाए थे इसका कोई प्रमाण मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। एक पुस्तक में ये लिखा है कि उन्होंने मना कर दिया नहाने से, एक पुस्तक में ये लिखा है कि वो नहाने के लिए गए थे लेकिन भगदड़ हो जाती है। तो कुल मिला जुला कर उनके नहाने का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। तो इस कहानी से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं अपनी साख को बचाने के लिए बड़ी से बड़ी घटनाओं को दबा देती हैं। ठीक है, तो चलिए, MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। सुपर TET की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उससे भी जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।